Hi, good morning, all of you students. Now we are present here for the summary of the chapter Landscape of the Soul by Nathalie Trowbridge. ये चैप्टर पेंटिंग्स के बारे में है. As you know, all kind of paintings of many old times. ये बात है 8वीं सदी की, 8वीं शताब्दी के. चाइना में एक बहुत महान पेंटर थे जिनका नाम था वू डेओजी. वो डेओजी उनकी लास्ट पेंटिंग थी लैंडस्केप पेंटिंग, जिसे उस समय के एम्परर इग्जोजोंग ने अपने महल की दीवार पर सजाने के लिए उसे अपने यहाँ बुलवाया था. वो पेंटिंग उस महल की दीवार पर लगा दी गई और मास्टर पेंटर ने उसके ऊपर एक स्क्रीन लगा दी और उसकी जो पेंटिंग थी वो उसके पीछे थी. उसे सिर्फ एम्परर ही देख सकता था और किसी को परमिशन नहीं थी उस स्क्रीन को हटाकर उस पेंटिंग को देखने के लिए. एम्परर उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और जब भी उसे देखते थे तो उस वंडरफुल सीन्स को देखते ही रह जाते थे. उसमें बहुत घने जंगल थे, बहती हुई नदियाँ थीं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे और वाटरफॉल्स थे, फ्लोटिंग क्लाउड्स थे, बहुत बड़ा इमेंस स्काई यानी खुला हुआ आकाश था. कुछ व्यक्ति थे जो पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे, उड़ती हुई चिड़िया थी, सब कुछ उसके अंदर था. वो देखकर बिल्कुल दंग रह जाते थे. एक दिन पेंटर ने एम्परर को बताया कि इस पेंटिंग में जो गुफा दिखाई दे रही है आपको, इसमें एक आत्मा रहती है. पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई और उस गुफा का एंट्रेंस जो कि पेंटिंग में था वो खुल गया. उसने उस गुफा के अंदर एंट्री की और एम्परर से कहा कि आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है. उसने एम्परर को इनवाइट किया अंदर आने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पेंटर अंदर गया उस गेट के अंदर, गुफा के अंदर, और एम्परर पीछे ही रह गया, वैसे ही उसके पीछे वो गेट बंद हो गया. यानी वो पेंटर तो अंदर रह गया और एम्परर बाहर. और उसके बाद जैसे ही एम्परर ने ये देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि वॉल पर लगी हुई वो पेंटिंग भी गायब हो गई थी और एक भी नामो निशान उस दीवार पर उस पेंटिंग के लगे होने का नहीं था. और उसके बाद से किसी ने भी इस दुनिया में उस पेंटर को नहीं देखा, यानी उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला. इस तरह की स्टोरीज़ हैं पेंटिंग के बारे में जो इतनी सजीव होती हैं, इतनी जीवंत होती हैं. उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल हैं, ये नकली हैं. ऐसा लगता है कि जैसे ये असली हों, ओरिजिनल हों. एक और स्टोरीज़ है जो चाइनीज़ के क्लासिकल एजुकेशन में बताई जाती है और बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हुई हैं. तो ये जो वो डेओजी की स्टोरी है ये बहुत कॉमन है चाइनीज़ की क्लासिकल एजुकेशंस में. ये बातें बताई जाती हैं जैसे कि कन्फ्यूशियस की बुक है, ज़िहोंगज़ेंगी की बुक है, वो इस तरह की स्टोरीज से भरी हुई हैं. उसमें बताया जाता है और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन में जाने के लिए. और उन्हें ये बताया जाता है कि आत्मा भी होती है कला के अंदर, यानी क्रिएटिविटी जो होती है. अगर हम कला से कोई चीज़ बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो उनके अंदर भी एक आत्मा होती है. एक और पेंटर की एक दूसरी कहानी है कि उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें उसने ड्रैगन को बनाया था. ड्रैगन आप जानते हैं कि ड्रैगन बड़े से साइज़ का दैत्य की तरह, राक्षस की तरह दिखता है. तो उसने पूरा तो बना लिया लेकिन उनकी आँखों को उसने पेंट नहीं किया. उसे लगता था कि जैसे ही वो उसकी आइज़ को पेंट करेगा तो ये पेंटिंग से निकल कर चला जाएगा, फ्लाई अवे हो जाएगा. इतना जीवंत वो लग रहा था उसके अंदर देखते हुए, बिल्कुल जैसे वही बैठा हुआ हो. तो इस तरह की स्टोरीज़ हमें चाइनीज़ क्लासिकल बुक्स में मिल जाती हैं. यूरोपियन पेंटिंग्स की बात करें तो ऑथर ये कहते हैं कि उसमें हमें रियलिटी दिखाई देती है. चाइनीज़ और एशियन पेंटिंग में जो है इनर लाइफ और स्पिरिट, यानी हमारी अंदर की जो आत्मा होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, जबकि यूरोपियन आर्ट्स में डेलिकेसी, रियलिज्म दिखाई जाती है. यानी रियलिटी की जो डेलिकेसी होती है वो हमें उस आर्ट में दिखाई देती है. यूरोपियन आर्ट्स में एक ब्लैक स्मिथ मीन्स एक लोहार था जो लोहे का काम करता था, उसका नाम क्विंटन था. तो वो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है. उसे उस लोहार को प्यार हो गया था एक पेंटर की डॉटर से, लेकिन उस पेंटर ने मीन्स जो डॉटर के पिताजी थे पेंटर, उन्होंने इनकार कर दिया उसके साथ मैरिज करने के लिए. क्विंटन बहुत ज़्यादा हताश हुआ और फिर वो चुपचाप से
शांति से उसके स्टूडियो में घुस गया, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग रखी हुई थी, और उस जो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था जिस पर वो पेंटिंग बनाने वाला था, उसने उस पर एक फ्लाई बना दी, पेंट कर दी, और उस चुपचाप वहाँ छुप कर बैठ गया। पेंटर आए और उन्होंने देखा कि ये जो फ्लाई है, ये जो मक्खी सी बनी हुई, बीज सी बनी हुई है, ये तो इतनी रियल लग रही है जैसे कि ये उड़ जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि उसने क्विंटिन को एडमिट कर लिया अपने स्टूडियो में, उसने अप्रेंटिस के लिए रख लिया, और उसने अपनी डॉटर की मैरिज भी उससे कर दी। इस तरह से क्विंटिन बहुत ही फेमस पेंटर बन गया। ऑथर चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटिंग में कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि चाइनीज़ पेंटिंग में फोकस किया जाता है रियलिज्म पर, लेकिन इनर रियलिटी उसकी नहीं होती है, जबकि इसे कोई भी किसी भी एंगल से देख सकता है। मैं अगर कोई पेंटिंग रखी हुई है और देखने वाला इसे अपने एंगल से, अपने दृष्टिकोण से देख सकता है। ये देखने वाले की फ्रीडम होती है कि वो जिस तरह से चाहे वो पेंटिंग को अपने माइंड में एंट्री दे, और जिस तरह से चाहे वो इसको देख सकता है। जबकि दूसरी तरफ वेस्टर्न पेंटिंग जो होती है वो फिगुरेटिव होती है। यूरोपियन पेंटिंग्स जो फोकस करते हैं वो रियलिज्म पर फोकस करते हैं। यूरोपियन आर्टिस्ट ये चाहते हैं कि आप पेंटिंग को उनकी निगाह से देखें। यूरोपियन आर्टिस्ट ये चाहते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने अपने माइंड में रखकर उस पेंटिंग को बनाया है, तो आप भी उसी तरह से उस पेंटिंग को देखें। मीन्स आपको फ्रीडम नहीं होती है कि आप अपने हिसाब से उस पेंटिंग को देख सकते हो। आपको उनकी पेंटर की आंखों को उधार लेना होता है इस एक तरह से उनकी पेंटिंग को देखने के लिए। जबकि चाइनीज़ पेंटिंग में आप अपने अकॉर्डिंग एंट्री कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से रियलिटी को आप सोच सकते हैं। तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है जब आप चाइनीज़ पेंटिंग को देखते हैं। ये व्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस हद तक सोचना है, कहाँ तक जाना है उस पेंटिंग में, और कहाँ पर उनकी जो थिंकिंग है वो स्टॉप होती है, और कितना वो सोचना चाहते हैं। सेंशियो यांगजिन, इनके बारे में भी ऑथर्स बताते हुए कहते हैं कि शेंग्स का मतलब माउंटेन वाटर होता है, और येंग का मतलब होता है इन, यानी वाटर इन इसका मतलब होता है। ये स्टेबल रहता है, ये पानी जो पहाड़ों पर होता है हमेशा वार्म रहता है और सन में ड्राई हो जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि मैंस का फंडामेंटल रोल पेंटिंग्स में क्या दिखाया जाता है, क्या होता है। सभी तरह की पेंटिंग में मैन का रोल फंडामेंटल होता है। वो एक अर्थ और हेवन, इन दोनों के बीच में रहता है। ऊपर आकाश होता है और नीचे धरती, और बीच में मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो सिर्फ मैन होता है। यानी यूनिवर्स के जो पोल्स होते हैं, अर्थ और हेवन, इसके बीच में एक मीडियम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। उनकी प्रेजेंस बिल्कुल ऐसी होती है, आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी हम मनुष्यों को लैंडस्केप की आंखें कह सकते हैं। इससे एक न्यू डायमेंशन मिलती है सभी तरह की लैंडस्केप पेंटिंग्स को। ऑथर इसके बाद आर्ट ब्रूट, या जिसे आउटसाइडर आर्ट कहते हैं, उसके बारे में भी बताते हैं कि आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट फ्रेंच पेंटर जीन डब्यूफिट ने 1940s में स्टार्ट किया था। यानी 1940 में इसकी स्टार्टिंग फ्रांस में हुई। इस तरह की जो आर्ट होती है उसमें पेंटर को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, वो अनट्रेन विजनरी होता है और कोई फॉर्मल चीज़ से वो कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। ये आर्ट जो होती है अपने रॉ स्टेट में होती है। इसका एग्जाम्पल देते हुए ऑथर कहते हैं जैसे कि नेक चंद ने चंडीगढ़ में, इंडिया में जो चंडीगढ़ स्टेट है उसमें नेक चंद ने क्रिएट किया है रॉक गार्डन, और इसे इंडिया के सबसे महान आउटसाइडर आर्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। उन्होंने चीज़ों को रिसाइकल किया, जो मटेरियल होते हैं वेस्ट मटेरियल, उसको रिसाइकल करके उन्होंने रॉक गार्डन क्रिएट किया है। तो नेक चंद ने बहुत सारी अवार्ड्स और ऑनर्स
फ्रांस में जीते, बेल्जियम में जीते उन्होंने, और इटली में भी, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत से अवार्ड उन्हें इस बात के लिए दिए गए, क्योंकि नेकचंद के पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ऐसी फॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं था जिसको सोचकर वो शुरू करते। एक रॉ आर्ट या रॉ स्टेट पर जाकर उन्होंने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके उसे यूज़फुल और ब्यूटीफुल थिंग में क्रिएट किया था। तो उनकी क्रिएटिविटी या उनका जो आर्ट ऑफ विजन है वो एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंपल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। यानी जैसे कोई सपने में देखता है कि ऐसे हो, इस तरह से हो, तो उस सब का एक जीवंत एग्जाम्पल हमें चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में देखने को मिलता है। उनकी जो स्कल्पचर्स, वहाँ पर एक वुमेन बनाई गई है वाटरफॉल में, तो रॉक गार्डन में वो है, जो गया होगा उसने देखा होगा, और नहीं तो आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो उसे 2005 की रॉ विज़न यूके की, यानी लंदन की जो लंदन बेस्ड मैगज़ीन है रॉ विज़न, तो 2005 में उसे मैगज़ीन के कवर पेज पर स्पेस मिली थी रॉक गार्डन की जो वुमेन है वाटरफॉल की। तो नेकचंद बहुत ही सज्जन आदमी थे, और उन्होंने इस अपना रिवार्ड जो है, जो अवार्ड्स उन्हें मिले थे, उसमें उन्हें वो खुशी नहीं मिली जो उन लोगों को, जो लोग रॉक गार्डन देखते हैं और फिर उनके काम की बहुत प्रशंसा करते हैं, वही नेकचंद के लिए सबसे बड़ा इनाम था, सबसे बड़ा पुरस्कार और अवार्ड था। तो ऑथर ने इसमें चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट्स को कंपैरेटिवली स्टडी की है, और हमें ये बताया है कि आर्ट कोई भी हो, सब में एक आत्मा होती है, और चाहे वो ट्रेंड पेंटर हो या अनट्रेंड पेंटर हो या कोई अनट्रेंड आर्टिस्ट हो, जो भी जिस तरह की आर्ट क्रिएट करता है उसमें एक आत्मा ज़रूर बसी हुई होती है। ये मैसेज वो लैंडस्केप ऑफ द सोल के मीडियम से हम सबको देना चाहते हैं।